सफ़र करना है आखिर दो पलक बीच। सफ़र करना है आखिर दो पलक बीच। सफ़र लंबा है बेबिस्तर ना रहिए। नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, महिला कॉलेज चाईबासा। आज हम ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन के यूनिट नंबर 2 में आधुनिक रंगमंच, जी हाँ, आधुनिक रंगमंच के बारे में आज चर्चा करेंगे। पिछले क्लास में हमने संस्कृत थिएटर या क्लासिकल थिएटर, ट्रेडिशन और लोक रंगमंच या फोक थिएटर, अब तीसरा कैटेगरीज जो है वो है मॉडर्न थिएटर, आधुनिक रंगमंच। तो आइए चलते हैं, आज हम आधुनिक रंगमंच के पार्ट 1 सीरीज़ में प्रवेश करते हैं। जब हम आधुनिक रंगमंच की बात करते हैं तो पिछले 150 से 200 वर्षों की गतिविधियों का आकलन करना होगा। चाहे पारंपरिक नाट्य संस्कृति हो, चाहे संस्कृत रंगमंच की पुरानी संकल्पना हो, या चाहे हर एक प्रदेश के अपने अपने सांस्कृतिक विरासत हो, क्योंकि आवश्यकताओं के अनुरूप हमारे देश का रंगकर्म समय दर समय विकसित हुआ। नई अंग्रेज़ी हुकूमत भारत आई और उसकी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों में परिवर्तन होना शुरू हुआ, और उन लोगों ने रंगमंच को कई अर्थों पर इफेक्ट किया है, प्रभावित किया है। अंग्रेज़ों के साथ उनका थिएटर भी भारत आया, किंतु हमारी 3.5 से 5,000 साल पुरानी परंपरा की मौजूदगी और उसकी विश्वसनीयता, उसका संघर्ष भी प्रारंभ हो गया। थोड़े बहुत तालमेल के साथ रंग यात्रा जारी रही, परंतु हिंदी रंगमंच की शुरुआत भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों से होती। वैसे ही पारसी थिएटर तो काफ़ी पहले से मौजूद था, परंतु उनकी वेशभूषा, भाषा, शैली, यूँ कहे कि उनकी रंग संकल्पना हमारे रंग संकल्पना से बहुत ही भिन्न थी। 1857 की क्रांति के दौरान चले दमन चक्र ने रंगमंच को एक नई ऊर्जा दी। इस समय भारतेंदु ने सत्य हरिश्चंद्र 1875, भारत दुर्दशा 1876, अंधेर नगरी 1881 जैसे नाटक लिखे और उनका मंचन किया। इसके पहले 1868 में जानकी मंगल शीतला प्रसाद त्रिपाठी नाटक का मंचन हो चुका था। बंगाल में दीनबंधु मित्र का नील दर्पण 1860 में काफ़ी लोकप्रिय, फेमस हो चुका था। देश के कई प्रदेशों में कई नाट्य संस्थाएं गठित हुई, जिसमें इप्टा की स्थापना कई मायनों में महत्वपूर्ण रही। हबीब तनवीर, शीला भाटिया, उत्पल दत्त, शंभु मित्र, बलराज साहनी जैसे कलाकार ने देश के रंगकर्म को उच्च कोटि पर स्थापित किया, और इस स्थापना में उनकी बहुत ही अहम योगदान रही। रंगमंच की दुनिया में पारसी रंगमंच विशेष स्थान रखता है। हिंदी व अन्य रंगमंच ने भी पारसी थिएटर में काफ़ी कुछ ग्रहण किया, किंतु पारसी नाट्य आंदोलन विक्टोरियाई शैली से प्रभावित रहा। यहाँ तक कि मुंबई और कैलिकट, केरला के में पहले जिन नाट्यगृह का निर्माण हुआ,
उसका स्वरूप लंदन के ड्यूटी लेन और कावेटे थिएटर की वास्तुशैली के अनुसार बनाया गया था। इस नाट्यगृह के रंगपाश मंच पर वन, नदी, पर्वत, प्रसाद, दुर्ग जैसे बहुत ही विजुअल चित्रित पर्दों पर युक्त होते थे। सामने से जो पर्दे दिखे उन्हें ड्रॉप कहा जाता था। उस ड्रॉप पर बहुत ही भव्य दृश्य विधान होता था, अति नाटकीय दृश्यता होता था। रंगमंच पर बहुत ज़्यादा मात्रा में भारी भरकम प्रकाश का प्रयोग किया जाता था। भड़कीली कह सकते हैं सीनरी का प्रयोग किया जाता था। यूरोपीय शैली के स्तंभ, वास्तु विधान और फर्नीचर जैसे विक्टोरियन शैली के सभी बातें पारसी रंगमंच ने अपना ली थी। संगीत में भी वेस्टर्न और भारतीय संगीत का मिश्रण कर रखे थे उन लोगों ने। पारसी रंगमंच में लगभग प्रत्येक अंक का अंत झांकी के साथ होता था। ऐसे पर्सन की बात किया जाए, पर्सन थिएटर की, तो कहा जाता है कि लवर ऑफ पर्सन स्टाइल इंट्रोड्यूस विक्टोरियन स्टाइल, यानी विक्टोरियन स्टाइल जो था और जो पर्शियन लवर थे उन्होंने एक तरह से इंट्रोड्यूस किया पर्शियन थिएटर, जो कि विक्टोरियन स्टाइल में था। और सबसे पहले इसका मुंबई और कैलिकट 2 ऑडिटोरियम की स्थापना हुई। और मैं जैसा कि पहले बता चुका हूँ, ड्यूरीलैंड और कैवेट थिएटर से इंस्पायर रहा था। इसके अलावा भी अलग अलग थिएटर की अलग अलग मान्यता रही। 1870 में पहली पारसी थिएटर कंपनी बनाई गई थी। बाद में अन्य कंपनियां भी बनी। ये हिंदी, उर्दू, गुजराती, अंग्रेज़ी कई भाषाओं में नाटक करती थी, जिसमें आगा हर्ष काश्मीरी को पारसी थिएटर का भारतीय शेक्सपियर माना जाता है। नारायण प्रसाद बेताब हो और इनका नाम बहुत ही प्रचलित है पारसी थिएटर में। इसके अलावा कहते हैं कि मुंबई में रहने वाले संपन्न पारसी समुदाय और व्यावसायिक प्रयास के रूप से पारसी रंगमंच में संकरता के सभी तत्व मिले। 1853 में आरंभ जब हुई थी तो 30 से 40 के दशक तक चलता रहा। पहले उसके बाद मूक फिल्में, अवाक फिल्में का एरा आया। उसके बाद फिर सवाक फिल्मों का होड़ सा लग गया और इसमें पारसी रंगमंच के लोकप्रिय नाटक जैसे इंद्र सभा और वैसे ही आलम आरा, खून नाहक जो कि हेलमेट की कहानियों पर आधारित थी, फिल्में बनी। तो कह सकते हैं सिनेमा में पारसी रंगमंच की मंचन तकनीक, रूढ़ियाँ, गीत का स्टाइल, नृत्य की अधिकता, ये हर एक चीज़ पारसी से ही फिल्मों में आया है। क्योंकि पारसी रंगमंच एक व्यावसायिक रंगमंच था और बहुत ही सक्रिय था। शुरू में अव्यावसायिक था, बाद में वो व्यावसायिक हो गया। और धनी पारसी ने नाट्य कंपनी बनाना शुरू किया। इसमें से कुछ नाट्यशालाएं जो मुख्य हैं: अल्फिस्टन नाट्यगृह 1853, एडवर्ड नाट्यगृह 1860, गेयटी थिएटर 1860, अंपायर थिएटर 1898, ट्रिवोली थिएटर 1898, नोवेल्टी थिएटर 1898, राष्ट्रीय थिएटर 1898, विक्टोरिया थिएटर, रॉयल ओपेरा हाउस, अल्फ्रेड कंपनी, वेलिंगटन सिनेमा और हिंदी नाट्यशाला जैसे अनेक नाट्यशालाएं खुली। मुंबई में स्थापित कुछ पारसी थिएटर कंपनियां और नाट्य क्लब इस प्रकार हैं, जिसमें पारसी नाटक रंग मंडली, अल्फिस्टन नाट्य क्लब, पारसी स्टेज प्लेयर्स, ज़ोरोआस्ट्रियन नाट्य मंडली, ओरिएंटल नाटक मंडली, ओरिएंटल ड्रामेटिक क्लब, ज़ोरोआस्ट्रियन ड्रामेटिक क्लब,
ज़ोरोआस्ट्रियन क्लब, पारसी क्लब, अल्बर्ट नाटक मंडली, शेक्सपियर नाटक मंडली, विक्टोरियन नाटक मंडली, ओरिजिनल विक्टोरियन क्लब, पारसी विक्टोरियन ओपेरा ट्रुप और इसके अलावा हिंदी नाटक मंडली। मतलब इतने सारे पारसी कंपनियां, पारसी थिएटर, उनके नाट्य क्लब और उससे पहले जो मैं बताया वो नाट्यशालाएं। तो मुंबई के साथ कुछ दूसरे नगरों में भी, बड़े कस्बों में भी नाट्य कंपनियां स्थापित की गई थी। और मुंबई के आसपास के जो राज्य थे, जो स्टेट थे, जैसे राजस्थान, गुजरात, तो इन सभी राज्यों में भी कुछ ना कुछ इफेक्ट रहा पारसी रंगमंच का। और रही बात अगर पारसी रंगमंच के परंपरागत दृश्यों की बात करें तो महल, किला, नदी, पहाड़ का चित्रित पर्दे पे होना एक आम बात थी। नाटक में चरम सीमा के बिंदु पर एक प्रभावी झांकी दृश्य के साथ पर्दे का प्रयोग किया जाता था। दर्शक उत्साहपूर्ण होते थे, बराबर ताली बजाते रहते थे और अग्र पर्दा बार बार उठाया और गिराया जाता था। झांकी का दृश्य स्थिर बना रहता था। भव्य दृश्य और कर्तव्य वाले दृश्यों पर हमेशा जोर जोर से तालियां बजती थी। वेशभूषा और जहाँ तक विजुअल्स की बात की कैलेंडर कला पर निर्भर करता है। 20वीं सेंचुरी के आरंभ में राजा रवि वर्मा ने तेल रंगों की तकनीक और चित्रकला से यूरोपीय परंपरा के अनुसार आधुनिक चित्रकला शुरू की। वे स्वयं पारसी रंगमंच के पौराणिक विषयों को चुनते थे, दृश्य बनाते थे और उससे प्रभावित भी होते थे। उनके चित्र सीता स्वयंवर और सीता भूप्रवेश पारसी रंगमंच के दृश्य में प्रतीत होते हैं। इसी प्रकार इप्टा भारतीय जन नाट्य संघ की स्थापना 1942 में कोलकाता में हुई। ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का सांस्कृतिक मंच रहा। इसका तात्कालिक कारण बंगाल का अकाल, जिसमें शासक वर्ग की लापरवाही के कारण लगभग 3 लाख लोग भूख के कारण मर गए। 1944 में कलकत्ता में इप्टा के संस्थापक में से एक विजयन भट्टाचार्य ने नवन्ना यानी नई फसल नामक नाटक लिखा। जुबानबंदी लिखा था या जबानबंदी कह सकते हैं, जिसमें भट्टाचार्य ने उनका दूसरा नाटक था जबानबंदी लिखा, जो 1942-43 में अल्मोड़ा का उदय शंकर केंद्र, जिसमें आधुनिक सृजनात्मक नर्तक प्रशिक्षण देकर विकसित किया गया था। इस तरह से अनेक शांतिवर्धन नर्तक जैसे शांतिवर्धन, नरेंद्र शर्मा, सचिन शंकर, संगीतकार रविशंकर के साथ इप्टा के केंद्रीय दल भी शामिल थे। इप्टा का आंदोलन हर राज्य में अपनी शाखाओं के साथ फैल गया। बाद में इसमें कलाकार, नर्तक, संगीतकार, लोक गायक, अभिनेता और भी लोग उससे जुड़ते गए। इन पार्टी में गाथा गीतों का गायन वैसे ही होता था जैसे बुर्रा कथा आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र का पवाड़ा इत्यादि में होता था। और इसमें आप वैसे ही कह सकते हैं कि इसका स्वरूप वैसा ही मिलता था जैसा कि कुमाऊं प्रदेश में राजूला मालूशाही का जो स्वरूप था, वैसा ही स्वरूप इसमें भी मिलते थे। और पार्टी में राजनीतिक मतभेद हुए और 1947 में केंद्रीय दल बंद हो गया। कुछ राज्यों में इप्टा दल हैं, परंतु अब उनकी कलात्मक सृजनता खत्म सी हो गई है। महाराष्ट्र में संगीत में रंगमंच का काफ़ी विकास हुआ। बाल गंधर्व और खादिलकर ने इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया। बाद में पृथ्वीराज कपूर ने पृथ्वी थिएटर, जो कि एक तरह से मंडली था, घुमंतु मंडली था, की स्थापना 1944 में की। इनके द्वारा खेला गया यथार्थवादी शैली में सुधारात्मक नाटकों में पारसी रंगमंच से अति नाटकीयता का जो संयम था उसको तोड़कर, उसकी आवरण को तोड़कर, और पारसी रंगमंच को मतलब समाप्त होने के कारण पे था, उसको तोड़ते हुए रियलिज्म मेथड जो है, टेक्निक्स है, उसको अप्लाई करते हुए इन्होंने
नाट्य जीवन को स्टार्ट किया और पृथ्वी थिएटर की स्थापना। भले ही व्यक्तिगत प्रयास रहा, परंतु इसकी शक्ति और प्रभाव एक आंदोलन से कम नहीं था। इन्होंने बहुत ही अच्छे नाटक प्रस्तुति दिए, जिनमें दीवार, पठान, गद्दार, आहुति और संस्कृत नाटक शकुंतला का भी प्रस्तुतिकरण किया। उनका दल पूरे उत्तर भारत में प्रस्तुतियां अधिकतर दी। इसके अलावा अलग अलग शहरों में रुक के परफॉर्मेंस करते रहती थी, पैसा इकट्ठा करती थी, झोली फैलाकर घूमते थे, मांगते थे। दुख की बात यह रही कि 1960 में अनेक कारणों से पृथ्वी थिएटर को बंद करना पड़ा। परंपरा की इस कड़ी में कमला देवी चट्टोपाध्याय द्वारा स्थापित इंडियन नेशनल थिएटर, जो अखिल भारतीय संस्था की थी, विभिन्न शाखाओं में कार्य करते थे। अब यह संस्था छठे दशक में प्रादेशिक स्तर पर और व्यावसायिक रंगमंच को संगठित की और कार्य किया। बाद में हिंदी रंगमंच को एक नई ऊंचाई प्रदान की, जिसमें जयशंकर प्रसाद से लेकर धर्मवीर भारती तक समृद्ध किया। ईश्वर चंद्र नंदा और नोरा रिचर्ड जैसे नाटककारों ने पंजाबी में अनुपम योगदान दिया। दूसरी तरफ राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय 1959 में स्थापना हो गई और जिसके पहले डायरेक्टर सतु सेन को बनाया गया। वो एक तरह से देश में व्यक्तिगत ऊर्जा, संभावना और संस्कृति की नई लहर को प्रेरणा दी और ये संस्था प्रशिक्षित रंगकर्मियों को रंगकर्म की दिशा में आगे बढ़ाना शुरू किया। इसके अलावा कुछ मुख्य लेखक भूमिका निभाए वो इस प्रकार हैं: धर्मवीर भारती, मोहन डाकेश, जगदीश चंद्र माथुर, लक्ष्मी नारायण लाल, ब्रिजमोहन शाह, असगर वजाहत, विजय तेंदुलकर, बादल सरकार, मनोज मित्र, महेश इलकुंचवार, शिवराम कारंत, मोहन उप्रेती, चंद्रवदन मेहता, जयशंकर सुंदरी, प्रवीण जोशी, गोवर्धन पांचाल, प्रोफेसर रामचंद्र शंकर नायक, पुंडलिक नारायण नायक, रोमोला एन सेम्बम, रमेश पाणिग्राही जैसे अनेक नाटककार और रंगकर्मी ने देश के रंगमंच को उसके संस्कार से जोड़ा और उसे बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। रंगमंच के आगमन और प्रचार प्रसार से नाटकों का प्रभाव सिनेमा के आगमन से नाटकों का जो प्रसार प्रभाव जो है वो घटने लगा, क्योंकि सिनेमा स्वतंत्र विधा नहीं। इसमें रंगमंच, उपन्यास, कहानी, फोटोग्राफी, नृत्य, संगीत, मूर्ति, शिल्पकला, चित्रकला जैसे अनेक कलाओं का सम्मिश्रण रहा है। और देखा जाए तो रंगमंच इसके मूल में विधान है। नाटक, खासतौर पर मौलिक नाटकों में रंगमंच को समृद्ध करने के बहुत से ऐसे प्रयास किए गए, लेकिन सिनेमा की एक नई परंपरा, एक तीसरी परंपरा आई और ये तीसरी परंपरा भारतीय रंगमंच के बनते अट्टालिकाओं पर एक ऐसा प्रभाव छोड़ा जिससे उसके मेहराब या वनावदार या उसके अट्टालिकाओं पर इसका इफेक्ट ऐसा पड़ा कि धीरे धीरे हर दिन थोड़ा ना थोड़ा वो ध्वस्त होता रहा। आज हम यही क्लास समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम भारतीय अंग्रेजी रंगमंच, नुक्कड़ नाटक जिसे स्ट्रीट प्ले के नाम से हम जानते हैं, इसके अलावा फेमाइन थिएटर और प्रमुख जो नाटककार हुए, धर्मवीर भारती हुए, मोहन राकेश, विजय तेंदुलकर, हबीब तनवीर जैसे कुछ, गिरीश खन्ना जैसे जो कुछ नाटककार हुए, उनके कुछ नाटकों का चर्चा करेंगे। तो अब दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।